नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में जब गुरुवार को फडणवीस सरकार में शपथ ली तो उस व्यक्ति के लिए समय का चक्र पूरा हो गया जिसने कभी राजनीति को असंभव की कला बना दिया था। शरद पवार, जो उस समय ग्रामीण सहकारी समितियों के एक युवा नेता थे, 1960 के अंत में न केवल 27 वर्ष की आयु में विधायक बने बल्कि 38 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने। आज उनकी एनसीपी के पास सिर्फ 10 विधायक ही रह गए हैं। एक समय का दुर्जय मराठा नेता राजनीतिक गुमनामी की ओर अब देख रहा है। शरद पवार अपने करियर में कई राजनीतिक दलों का हिस्सा भी रहे हैं। 1990 के दशक में वो कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। बाद में एनसीपी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया। पवार ने यूपीए सरकार में अहम मंत्रालय भी संभाले हैं। पवार ने 2024 में मोदी के दशक भर के विजय अभियान को रोकने वाले नेता की उम्मीद भी जगाई थी। हालांकि भतीजे अजीत पवार उनसे अलग हो गए। अजीत को उनके चाचा ने ही राजनीति में उतारा था। अजीत ने एनसीपी के अधिकांश विधायकों को अपने साथ में मिला लिया और 2023 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इस प्रकार उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र में एक महत्वहीन राजनीतिक खिलाड़ी बनाकर रख दिया है। पवार को 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी से खारिज किए गए लोगों की तलाश करने के लिए छोड़ दिया गया। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी मुख्य रूप से मराठा पार्टी थी, जिसकी मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। गैर मराठियों के प्रति अपने उदार रुख के बावजूद इतने ज्यादातर मराठा प्रभुत्व को मजबूत किया, साथ ही सीमांत जातियों और मुसलमानों से कम कद के नेताओं को तैयार किया। इसने कभी भी रामोशी और अन्य ऐसे गैर अधिसूचित समूहों जैसे छोटे समूहों को समायोजित कभी नहीं किया। पवार का राजनीतिक जीवन और सफलता सहकारी क्षेत्र के नियंत्रण पर आधारित थी। इस संरक्षण की राजनीति में गैर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रण शामिल हो गया। दिवंगत राजनीतिक विज्ञानी राजेंद्र वोरा ने सहकारी और दलीय राजनीति में उनके प्रभुत्व के कारण महाराष्ट्र को मराठा राष्ट्र भी कहा था। पिछले कुछ वर्षों में मराठा समर्थकों को आर्थिक लाभ हस्तांतरित करने में एनसीपी की भूमिका को कम करके बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता है। खास बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में शरद पवार की तरफ से बनाई गई जाति की पूंजी को अजीत पवार ने सफलतापूर्वक हथिया लिया है। जी हाँ, हालांकि कृषि संकट का मतलब माध्यम और छोटे मराठा किसानों के लिए मुश्किल आर्थिक हालात हैं, जिन्होंने मराठों के लिए आरक्षण की मांग भी की है। हिंदुत्व के तहत राष्ट्रवादी हिंदू धर्म के विकास के बाद जाति आधारित परिवार की तरफ संचालित पार्टियों का भविष्य आखिर क्या है, इसमें हरियाणा से सबक लिया जा सकता है। हरियाणा में कांग्रेस ने जाटों पर बहुत अधिक भरोसा किया। केवल हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा हमें प्रमुख जाति की राजनीति की सीमाओं के बारे में बताता है कि जो सार्वभौमिक विचारों और विचारधारा से रहित है। 2014 के बाद से भाजपा की देशव्यापी सफलता का मतलब मराठा राजनीति और महाराष्ट्र में इसके प्रभुत्व के लिए संपूर्ण झटके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में ये बात और भी स्पष्ट हो गई है कि जिसमें बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। भाजपा हिंदू गौरव को जगाने के लिए सभी जातियों का समर्थन जुटा रही है, जबकि मुसलमानों को अलग थलग कर रही है। ब्राह्मणों के प्रतिबद्ध समर्थन से परे आरएसएस ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण ओबीसी समर्थन जुटाया है। यहाँ तक कि कुछ प्रतिबद्ध मराठा कैडर भी जुटाए हैं, जो सीधे तौर पर एनसीपी जैसी संरक्षण आधारित जाति राजनीति करने वाली पार्टियों को चुनौती देते हैं। जरांगे पार्टी एक लोकप्रिय मराठा आरक्षण का करता है, जैसे कट्टरवादी नेता के उदय से राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विश्लेषकों को उम्मीद थी
कि जरांगे पार्टी चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, लेकिन उन्होंने 2024 में चुनाव से खुद को अलग कर लिया था। जाति की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति का कोई कारागार परिणाम उनके सामने नहीं आया। वास्तव में ये हिंदू पहचान के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति को सक्षम बना सकती है। अजीत पवार का बीजेपी में जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने चाचा से एनसीपी को छीनने के लिए शरद पवार जैसी ही रणनीति अपनाई, जैसा कि शरद पवार ने पहले अपनाई थी। ये भी एक फैक्ट है कि जाति आधारित संरक्षण पुरुष नेतृत्व में बेहतर ढंग से पनपता है। अजीत पवार का एनसीपी पर दावा पितृसत्तात्मक आधार शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रिया सुले को स्वीकार न करना माना जा रहा है। पार्टी पर नियंत्रण के लिए पवार परिवार के भीतर संघर्ष से ऐसी पार्टियां परिवार की तरफ से कंट्रोल बिजनेस जैसी लगती हैं। ऐसे में परिदृश्य में सार्वजनिक भलाई की चिंता गौर लगती है। ऐसे में बीजेपी को उनकी राजनीति पर सवाल उठाने का कुछ हद तक अधिकार मिल जाता है। परिवार और जाति केंद्रित पार्टियों के लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं पर पहले वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करके बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता है। भले ही इसका मतलब ये ना हो कि बीजेपी का राष्ट्रवादी हिंदू धर्म प्रकृति में सार्वभौमिक है या इसमें विश्वव्यापी मूल्य हैं। हालांकि राष्ट्रवादी हिंदू धर्म एक नए प्रतिस्पर्धा कल्याणवाद की वकालत करके बीजेपी ने एक सांस्कृतिक और ठोस नैरेटिव तैयार किया है। ये एनसीपी जैसी पार्टियों को किनारे कर देता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।